नमस्कार, संदीप राग सच विभाग के नए कार्यक्रम राजनीतिक बतकही में मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। चुनाव 2022 की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं और लगभग सभी जो चुनाव लड़ने की उम्मीद में हैं उन्होंने कमर कस ली है। तमाम पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स डिसाइड कर रही हैं। हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान हैं इस कार्यक्रम के वो हैं देवेंद्र सिंह जी, जो कि उच्च न्यायालय में अधिवक्ता भी हैं, समाजसेवी भी हैं और शहर पश्चिमी जो इलाहाबाद की एक महत्वपूर्ण सीट है उससे ये भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार भी हैं। आज इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों के साथ ये अपनी इस नई पारी की शुरुआत करना चाहते हैं और क्षेत्र वालों के लिए ये आगे क्या करेंगे। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। आप एक दौड़ में हैं, उस दौड़ में आपको क्या उम्मीद लग रही है कि पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताएगी? पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूं। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी से अपने टिकट के लिए मांग रखना और पार्टी के समक्ष अपने विषय को रखना मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है। मैंने उसी उम्मीद से पार्टी के समक्ष अपने विषय और विचार को रखा है। पार्टी इसे स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है यह पार्टी की अपनी मर्जी है। मैंने निवेदन अपना जो है रखा है, उस निवेदन के साथ आज समाज के बीच में मैं टहल रहा हूँ। आजकल एक नवा चलन चला है, जब टिकट मांगा जाता है और टिकट ना मिलत तो रिसियाए जाते हैं। पता चला केहू पार्टी बदल देता है, केहू रोए लागत बा। तो आप इन सब चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए और टिकट पाने के लिए ही राजनीति या किसी पार्टी से लोग जुड़ते हैं? ऐसा अन्य लोगों के साथ हो सकता है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। अपने बचपने से मैंने इस पार्टी को जो है अपने खून पसीने से जो है सींचा है। इसके लिए तमाम तरह के उपक्रम किए हैं। आज इस पार्टी में ही मैंने अपना सब कुछ जब दिया है तो आज इससे कुछ प्राप्त करने की इच्छा मेरी प्रबल है। मैं न रोऊंगा, न गिड़गिड़ाऊंगा और ना ही पार्टी बदलूंगा। जिस समाज और जिस समाज के साथ मैंने काम किया है उस समाज के बीच में जाऊंगा। अगर मेरे साथ अन्याय होगा तो वो समाज उसका निर्णय करेगा कि मैंने गलत किया है या पार्टी ने गलत किया है। आप संघ से भी संबंधित हैं, आप कहा जाए तो आप संघी हैं। तो संघ क्या इस बार आपके ऊपर वो विश्वास जताने की तैयारी में है? संघ अपने प्रत्येक कार्यकर्ता के ऊपर पूरा विश्वास रखता है और मुझ पर भी संघ का पूरा भरोसा है। संघ ने सदैव जो है क्या बोलते हैं मुझे ऐसे ही जिम्मेदारियां दी हैं जो असंभव रही हैं। ऐसे असंभव को संभव करने का काम मैंने सदैव किया है। आज भी संघ का पूरा भरोसा मेरे ऊपर है, मुझे मेरे संघ पर पूरा भरोसा है। उस भरोसे के साथ ही मैं समाज के बीच में हूँ। आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की बात कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र में एक जो सबसे बड़ी पृष्ठभूमि की तैयारी हो रही है या यूं कहें कि तैयारी लगभग हुई है, हिंदू बनाम मुसलमान। क्या लगता है आपको कि ये चुनाव जीतने का कौन सा आधार है जिसको लेकर लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं? देखिए, हिंदू बनाम मुसलमान ये एक दिन में नहीं हुआ है। जब 1947 में ये देश जो है आज़ाद हो रहा था तो इन्हीं विषयों पे देश का बंटवारा हुआ। बावजूद इसके आज ये विषय हमारे समक्ष मौजूद है, विद्यमान है। ये हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है और ऐसे कलंक को धोने का काम शहर पश्चिमी पिछले कई वर्षों से करता आया है। अभी उस क्षेत्र से जो विधायक हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं, मंत्री भी हैं। तो क्या लगता है कि उनको हटाकर एक नए चेहरे को पार्टी ले आएगी या एक पुराने जो उस क्षेत्र के अभी आप कह सकते हैं कि मंझे हुए प्रत्याशी हैं का उनका हटाई के एक नवा चेहरा दांव खेले की कोशिश करे पड़ती? देखा, ऐसा है, अब आप जब अवधि में बात करते हैं तो हम छोड़ के अवधि में बात कर ली। मामला ये बा कि सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा, अपेक्षा और उम्मीद मुझसे जुड़ गई है। वो क्यों जुड़ी है, कैसे जुड़ी है, ये जो है उन कार्यकर्ताओं की से पूछना पड़ेगा। लेकिन जब वो मेरे पास आए, उन्होंने अपनी उम्मीद, अपनी इच्छाएं मेरे सामने जाहिर की
आपने देखा होगा फेसबुक पे लगातार जो है अब की बार देवेंद्र भैया को आना चाहिए मैदान में, ऐसा लिखने वाले कार्यकर्ताओं ने लिखा है। और उन्होंने क्यों लिखा है, ये पार्टी को, संगठन को और सभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या व्यवस्थाएं हो गई कि कार्यकर्ताओं को एक जो है पुराने बड़े नेता के सामने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को खड़ा करना पड़ा। वो मुझसे उम्मीद रखते हैं, मुझसे उम्मीद रखकर आज मेरे समक्ष वो जो है तन मन धन से लगे हुए हैं, जी जान लगा रहे हैं। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जगरे लिए कहावत एक कही के बाद भाई देखा हम जोन बात बोले चलते ओकरे लिए क्षमा करत जाया। दिन भर करत हैं जय जय राम, संजय 100 ग्राम, पूरा पलटी मार जाते हैं। जब 2 घूंट अंदर गए 24 घंटा में परिवर्तन हो जाता है। पता चला कि आज आपके पीछे टारत हाँ कि देवेंद्र भैया आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। पता चला देवेंद्र भैया संघर्ष करे लागे और पीछे निकल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, समाज का काम कर रहा हूँ, समाज के काम में तमाम तरह के जो है संभावित काम, असंभावित काम मैंने किए हैं। ऐसी कई बार परिस्थितियों से जो है मैं 2-4 हो चुका हूँ, जबकि मुझको आगे बढ़ाया गया और पीछे से बहुत से लोग भाग गए। उस परिस्थितियों में जब मेरी विजय हुई, वही लोग नाक रगड़ते हुए मेरे सामने आए और उन्होंने कहा भैया मुझसे गलती हुई और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अगर ऐसी स्थितियाँ आएंगी तो उसके लिए जो प्रशिक्षण मुझे प्राप्त है, उस प्रशिक्षण के हिसाब से मैं अपना काम करूँगा और आगे बढ़ूँगा। आगे बढ़ना मैंने सीखा है, पीछे हटना नहीं सीखा है। आपके क्षेत्र की मुख्य ज़रूरतें क्या हैं और क्या आधार होगा आपके इस चुनाव में लोगों के बीच जाने में? देखिए, हमारा जो चुनाव का जो है बेसिक मुद्दा है वो अवेयरनेस जो है पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। प्रत्येक आम नागरिक को अपने अधिकार पता होने चाहिए। उन अधिकारों को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या फोरम है वो फोरम पता होना चाहिए। उस फोरम पे जब वो सही तरीके से जो है काम करेंगे तो जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम होंगी। आज पता चलता है चुनाव के इस बयार में नेता जाते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं और वो वादे पूरे हुए कि नहीं पूरे हुए इस पर कोई विचार नहीं होता। इन सभी से ऊपर उठकर मैं अपने शहर पश्चिमी के लोगों को जागरूक करूंगा, उनको सही मुद्दे बताऊंगा और उन सही मुद्दों पे लगातार 5 साल उन लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा, ताकि सारे के सारे समाज को वो विषय जाए कि वास्तव में लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र केवल वोट दे देना एक नागरिक का कर्तव्य नहीं है। इस वोट देने के साथ साथ उनके जो व्यक्तिगत कर्तव्य है जब वो पूरा नहीं करते तो नेता फेल होता है, प्रशासन फेल होता है और सरकारें फेल हुआ करती हैं और इससे भारत का लोकतंत्र फेल हो रहा है और इस फेल हो रहे लोकतंत्र को बचाना मेरे जैसे नवयुवक का कर्तव्य है। आपने कहा मुद्दों की बात, लोग जाते हैं वादा करते हैं और तमाम बातें करते हैं। आपकी जब सरकार बनी थी तो इसने भी तमाम वादे किए थे, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा। अभी भी देखिए ये तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे आज भी आम जनता वंचित है। एका छोड़ के फिर वह मुद्दा लेके चलाएं मंदिर, काशी कॉरिडोर और जो है इस तरीके की तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुद्दा बना के लोग लेके चले आए। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें अब भी जस की तस बनी हुई है, सामने मुंह बाए खड़ी हुई हैं। तो एकरे बारे में क्या सोचा? मतलब खाली बस मैनिफेस्टो में एक घुसेड़ देगा बा पर कोनो कार्रवाई, कोनो चर्चा, कोनो विचार विमर्श या कोनो वो लागू ना करे काहे का? बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन जब परिस्थितियां और जो है परिप्रेक्ष्य देखे जाते हैं तब प्रश्नों का सही उत्तर मिलता है। परिस्थितियां अगर मेरे घर में मेरे पिताजी बीमार होंगे तब मैं सोफ़ा सेट खरीद कर अपने सुख सुविधा की व्यवस्था नहीं सोचूंगा। ऐसे ही एक बहुत बड़ी बीमारी, वैश्विक स्तर की बीमारी इस देश पर जो है आई और उसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य के संबंध में जितना कुछ कर सकने की क्षमता सरकार की थी उसने किया। साथ में जो है समाज से भी अपेक्षा की कि इन परिस्थितियों में आपको मास्क लगा के रखना है, इन परिस्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग करना है। उन चीज़ों का मजाक बहुत से लोगों ने उड़ाया। जब मजाक उड़ाया तो परिणाम सामने आया और हमारे जो संसाधन, सीमित संसाधन थे, वो संसाधन लोगों को पूरे नहीं पड़ पाए। और जब सीमित संसाधनों के आधार पर ही हमको काम करना है तो जितनी अपनी चादर हो उतना अगर हम पैर फैलाएंगे तो चीज़ें अनुकूल होंगी, बाकी नहीं तो प्रतिकूल होंगी। किसी की सरकार होती इससे कहीं गई गुजरी स्थितियाँ होती। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है,
इस समय पे जब सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बंद रहा तो चीज़ों को कैसे विकसित किया जा सकता था, ये सोचने का विषय है। हमारे पास रोड का इतना बढ़िया संचार जो है वर्तमान सरकार ही दे पाई है, इससे पहले की कभी सरकारों ने रोड के संबंध में नहीं सोचा। जिस धारा 370 के संबंध में आप बात कर रहे हैं संदीप भाई, वो धारा 370 इस देश का नासूर हुआ करता था। 370 हटेगा तो पूरे देश में आग लग जाएगा। ऐसी आग न लगने की परिस्थितियां पैदा कर सकने की क्षमता केवल इसी सरकार में थी। आज अगर वो 370 खत्म हुआ है तो महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि उसी के भय को दिखाकर जो पहले आपने प्रश्न किया था हिंदू मुस्लिम, आज मुस्लिमों ने भी देश की सरकार का साथ दिया है और इस मुद्दे को ख़त्म करने में सहयोग किया है। इसलिए मुस्लिम भाइयों को और यहाँ के अल्पसंख्यकों को मैं भूर प्रशंसा करता हूँ और कहता हूँ कि आने वाले समय में ये सारे जो है नासूर जितने जो है बो कर रखे गए थे उनको ख़त्म करने का काम नरेंद्र मोदी और योगी करेंगे। आपने सड़क की बात कही, सड़क तो बहुत चकाचक बनी है, बहुत जोरदार बनी, सही बात है, लेकिन जब पेट्रोल भरा पैसा नहीं गाड़ियाँ लाइक कौन सड़क पर चले आदमी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पेट्रोल के दाम महंगे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां जो हैं, साथ ही साथ ये जो कोविड की जो समस्या आई उस समस्या में जितना भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नमक और अन्य चीज़ें जो है फ्री में बांटी जा रही हैं, सभी के घरों में रोटी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उसके बदले में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अगर हम पेट्रोल के माध्यम से दे रहे हैं तो ये हमारे सरकार के प्रति दायित्व है। जब युद्ध हुआ था तो लोगों ने एक समय खाना बनाना बंद किया था, आज ऐसे ही हम पेट्रोल में थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। जब रोड अच्छी है तो हमको ब्रेक कम लगाना पड़ रहा है, तेल उतना ही खर्च हो रहा है जितने की ज़रूरत है। अभी अगर मैंने जो है 1500 का तेल भरवाया तो न जाने कितने किलोमीटर में चल चुका। इससे पहले 1500 का भराता था, काशी बनारस तक जाता था, लौट के नहीं आ पाता था, फिर भराना पड़ता था। क्यों? क्योंकि रोड पे ही ख़त्म हो जाया करता था। इसलिए जहाँ एक तरफ जो है दाम बढ़े हैं वहीं जो है गाड़ी में पेट्रोल का खर्चा कम हुआ है। मतलब कुल मिला के कहा था कि अगर जौन बा 100 रुपया के पेट्रोल हो गए बा तो 125 का एवरेज हो ही चुका बा ना। हाँ, ऐसा है। चलो अब आप कह रहे हैं तो मान लिया जाता है। ये थे हमारे साथ देवेंद्र भाई, जिन्होंने बहुत ही खुलकर अपनी बातों को रखा, हर सवाल का बहुत बेबाकी से जवाब दिया और पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो इनका भविष्य होगा वो उज्जवल होगा। यही हमारी कामना है। नमस्कार।